जलेबी बेचने वाली सास बहू। हरीश नशे में धुत होकर घर पर आता है और अलमारी में पैसे ढूंढता है। अरे यहाँ भी पैसे नहीं है, अरे वहाँ भी पैसे नहीं है, जरूर चावल के डिब्बे में छुपाए होंगे इसने। हरीश चावल के डिब्बे और पूजा घर में पैसे ढूंढता है, पर उसे पैसे कहीं नहीं मिलते और चिल्लाते हुए कांच की खाली बोतल फेंककर कहता है, अरे ओ जमुना, अरे कहाँ मर गई, इधर आ, पता नहीं कहाँ पैसे छुपा कर रखती है डाइन कहीं की। हरीश के जोर शराबे से दोनों सास बहू जमुना और गायत्री आकर कहती हैं, हरीश जी, ये क्या किया आपने? कांच की बोतल घर में क्यों फोड़ दी? आप फिर से नशे में धुत होकर आ गए? आपको शर्म नहीं आती? हाँ बेटा, ये सब क्या है? तू पागल हो गया? तूने फिर से क्यों पी? अरे चुप कर बुढ़िया, ज्यादा बीच में मत बोल, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। ए जमुना, चल पैसे निकाल, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ पर पैसे छुपा कर रखे हैं, पैसे दे मुझे और दारू पीनी है। हरीश जी, आप माँ जी से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? नशे में धुत हो आप। आपको नशा करना है तो करिए, घर में 4 पैसे तो लाकर राजी नहीं है, ऊपर से जो बचे कुचे पैसे हैं वो भी आप ले जाते हो। अरे अब ये लड़का पागल हो गया है, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे इसे। देखो तो अपनी माँ से कैसे बात करता है। हाँ, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, अगर अब तुम दोनों ने मुझे 2 मिनट के अंदर पैसे लाकर नहीं दिए तो मैं तोड़ा फोड़ी शुरू कर दूंगा घर की। अगर आपने कुछ भी ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो अच्छा है, मैं अपने बलबूते पर चाहे जैसे सही झाड़ू पोंछा करके ही घर चला रही हूँ। आपने तो कमाना छोड़ ही दिया है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे जबान लड़ाई और तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ये कहते ही हरीश उस पर हाथ उठा देता है। अरे छोड़, पागल हो गया है क्या? छोड़ बहू को, खबरदार हाथ भी लगाया तो भूल मत कि अभी वो ही है जो काम करके हम सबका पेट पाल रही है। तो एहसान कर दिया क्या? इसकी जैसी पत्नियां यही करती हैं। नया क्या है, पर इसकी जुबान ज्यादा चल रही है ना, काम की वजह से अब ये काम करने नहीं जा पाएगी कहीं भी। ऐसा कहकर हरीश नशे की धुत में चला जाता है। वहीं गायत्री अपनी बहू के सर पर हल्दी लगा देती है, जिससे उसका जख्म भर जाए। खाना खाकर दोनों सो जाती हैं। अगले दिन जब जमुना काम करने जाती है तो उसकी मालकिन उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, देखो जमुना, आइंदा से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति ने रात को यहाँ पर बहुत कांच की बोतलें फोड़ी हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगी। और हाँ, तुम्हारे पति से कहना कि दोबारा आया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। माफ कीजिएगा मालकिन, मेरे पति ने जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चलती हूँ। जमुना 2-4 घरों में जाकर पता करती है, लेकिन हरीश की हरकतों की वजह से कोई भी उसे रखना नहीं चाहता। तभी उदास मन से जब घर आती है तो उसकी सास कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? और काम से इतनी जल्दी कैसे आ गई तू? तू तो 5 बजे आती है। अरे माँ जी, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया माँ जी। आपके बेटे ने मुझे कहीं काम करने लायक नहीं छोड़ा। मैं समझी नहीं बहू, क्या हुआ? ठीक से बता। यही कि माँ जी, हरीश की वजह से मुझे मेरी मालकिन ने काम से निकाल दिया। उन्होंने वहां जाकर कांच की बोतलें फोड़ी। मैंने कहीं और भी पता लगाया तो वहां से भी निराश लौटना पड़ा। अब हमारे पास काम करने का कोई जरिया नहीं है। क्या खाएंगे, कैसे घर चलाएंगे? अरे इस नास पीटे बेटे ने तो सब खराब कर दिया। सब इसके नशे की वजह से हो रहा है। अगर नशा छूट जाए तो ये पहले जैसा हो जाए, पर उसका इलाज कराने के लिए पैसे ही नहीं है। पर माँ जी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं कुछ सोचती हूँ, तब तक तू खाना खा ले। सास बहू बहुत बड़ी विपत्ति में आ जाती हैं। अब जो उनका थोड़ा बहुत खाने पीने का एक जरिया था वो भी खत्म हो गया। हरीश की हरकतों ने आखिरकार जवाब दे ही दिया। ऐसे में क्या सास बहू कोई कारोबार शुरू कर पाएंगी, और क्या वो हरीश को नशे से मुक्त करा पाएंगी, या उन्हें गरीबी से ग्रस्त होना पड़ेगा? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुबह होती है तो उसके घर पर नीलिमा जलेबी लाकर कहती है, ओ जमुना, गायत्री आंटी, जरा इधर आइए, देखिए तो मैंने आज क्या बनाया है, जरा चेक कर बताइए। अरे नीलिमा बहन, तुमने सुबह सुबह जलेबी कैसे बना ली? ज्यादा समय लगा होगा ना? हाँ, गरम गरम करारी जलेबी खाकर मजा ही आ गया। बहुत स्वादिष्ट बनी है। शुक्रिया जमुना, बहुत आसान है।
बस इसका मिश्रण चीनी के साथ बनाकर रख दो और 5 मिनट में ही गरम तेल में इसकी जलेबी बना दो और चाशनी में डुबो दो। बन गई जलेबी। अरे वाह बेटा, ये तो सच में ही बहुत आसान है और अच्छी भी बनाई है जलेबी तुमने। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, इन्हें जलेबियाँ पैक करके देनी है। मिल गया, अब हम यही बनाएंगे जलेबियाँ, और इसका ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे हम छोटी सी दुकान लगा सकते हैं। अरे वाह बहू, आइडिया तो बढ़िया है। तो चलो हम तैयारी करते हैं। तभी जमुना अपने छुपाए हुए पैसे आटे की टंकी में से निकालती है और दुकान से जाकर मैदा चीनी ले आती है। फिर सास बहू जलेबी बनाकर चाशनी में डुबो देती है और एक टेबल लगाकर जलेबियां बेचना शुरू कर देती है। आइए आइए, गरम गरम जलेबियां लीजिए, करारी है, बिल्कुल करारी। आइए आइए, सिर्फ 30 रुपए की आधा किलो। हाँ जी, आइए आइए, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ये मीठी जलेबी आपके जीवन में मिठास खोल देंगी। आइए आइए और खाइए। सुनो, जरा मुझे 1 किलो जलेबियां दे दीजिए। जी ये लीजिए। कैसी बनी है बताइएगा जरूर। तभी गोमती और उसकी सहेली जलेबी को खाती है तो कहती है, आहा, गरम गरम जलेबियां हैं, इससे तो मेरा मुंह जल गया। पर आंटी, आपने बहुत स्वादिष्ट जलेबी बनाई है, मुझे 5 किलो पैक भी कर दीजिए। अरे आंटी, मुझे 1-1 किलो 2 जगह जलेबियां पैक कर दो। आज मेरी भांजी हुई है, मैं मौसी बन गई हूँ। अरे वाह, आपको मौसी बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बोलकर जमुना अपने सभी ग्राहकों को जलेबियां दे देती है। तभी वर्तिका कहती है, आंटी जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आपको ये जलेबी लीजिए, आप भी खाइए। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी जलेबी या ठंडी हो रही है, अब जल्दी जाओ। जी बिल्कुल, ये लीजिए आपके पैसे। वाकई में आपकी जलेबियों में काफी मिठास भरी हुई है। इतनी अच्छी जलेबी मैंने कभी नहीं खाई। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा जरूर आइएगा। इस तरह पहले ही दिन सास बहू की जलेबियों की काफी तारीफ होती है और मुनाफा भी अच्छा खासा होता है। तभी जमुना और पैसे छुपा लेती है। माँ जी, मुझे लगा नहीं था कि हमारे पहले दिन इतनी अच्छी बिक्री होगी। अब देखना, मैं धीरे धीरे उनका नशा भी छुड़वा दूंगी। हाँ बेटा, जरूर। उससे पहले जलेबी बनाने का और सामान ले आ। जी माँ जी। ए, तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? मेरी चुगली कर रही हो ना? अभी बताता हूँ। हरीश को देखकर दोनों सास बहू डर जाती हैं। हरीश ऐसे ही नशे में आता है, इतने में बेहोश होकर गिर पड़ता है। सास बहू से उठाकर बिस्तर पर सुला देती हैं और जमुना जलेबी का सामान लाकर एक नशे के केंद्र में जाती हैं, जहां से उसे कुछ दवाइयां मिलती हैं। उस दवाई को वो हरीश के खाने में मिला दिया करती थी। ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता है। वहीं दूसरी ओर सास बहू की जलेबियां अब मशहूर होने लगी थी। उनका छोटा सा कारोबार अब बड़ा होने के लिए तत्पर था। रात में जब सास बहू खाना खा रही थी तो हरीश आकर कहता है, माँ, जमुना, मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आप दोनों से काफी बदतमीजी की। नशे में आया करता था, तुम्हारा काम भी छुड़वा दिया, पर अब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अब से मैं पीऊंगा बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि नौकरी ढूंढूंगा और घर चलाने में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे यकीन था आप एक दिन शराब जरूर छोड़ देंगे। और बेटा, तुझे कहीं और जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं है, तू हमारे साथ भी काम कर सकता है। शुक्रिया माँ। देखते ही देखते सास बहू की जलेबियां एक शहर से दूसरे शहर में मशहूर हो जाती हैं। काफी लोग उसकी जलेबियों को खाया करते थे और अब उसने बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दिया था, जिसके बाद देखते ही देखते उनका कारोबार काफी बड़ा हो जाता है और वो लोग एक खुशी जीवन जीने लगते हैं। भिखारन बनी बहू। अरे अतुल, आज इतनी सुबह सवेरे तैयार हो गया? हाँ माँ, आज बहुत बड़े तबके के क्लाइंट के साथ में मेरी मीटिंग है, इसलिए समय से पहले ही पहुंचना पड़ेगा। जरा जाते हुए मुझे रास्ते में मंदिर छोड़ देगा क्या? हाँ माँ, चलिए। सुनंदा के बेटे अतुल का नाम शहर के जाने माने बड़े बिजनेसमैन की श्रेणी में शुमार था। उनके घराने में किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी घटी ना थी। अतुल अपनी माँ सुनंदा को मंदिर की सीढ़ी पर ड्रॉप करके चला जाता है। बाय माँ। बाय बाय सन, जल्दी से माता रानी के दर्शन कर लेती हूँ, वरना भक्तों की भीड़ बढ़ जाएगी।
सुनंदा मंदिर में पूजा अर्चना करके जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि एक भिखारन जिसकी दशा बड़ी बुरी थी, उसकी सूरत भी भूख के मारे कुम्हला चुकी थी, सुनंदा के पांव पकड़कर कहती है, मेम साहब कुछ खाने को दे दो। पिछले 3 दिनों से मेरे पेट में खाने का एक दाना भी नहीं पड़ा। भूख से मेरी अंदरूनी अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं। इस भिखारन की भूख मिटाने को कुछ दे दो। सुनंदा गुस्से से भौएं चढ़ाकर भिखारन को झकझोरते हुए बिगड़े बुरे स्वर में फटकारती है, बेड़ा गर्ग हो तेरा भिखारन। रईस लोग दिखते नहीं कि पैसे ऐंचने के लिए पांव में पड़ जाते हो। चल भाग यहाँ से। सुनंदा के शब्द सुनकर उस भूखी भिखारन की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। सुनंदा टैक्सी में सवार होकर अपने घर लौट आती है। अगली सुबह संयोगवश सुनंदा का बेटा अतुल मंदिर के पास से गुजरते हुए गाड़ी रोककर कहता है, माता रानी की दया से कल की मीटिंग सक्सेसफुल रही। माथा टेकाता हूँ। अतुल जैसे ही कार से निकलते हुए अपने कदम मंदिर की पहली सीढ़ी पर धरता है, भिखारन उसके पास आकर कहती है, साहब मुझ बेबस भिखारन पर तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हें मुझ भिखारन का पेट भरने का प्रतिफल जरूर देगा। ये कहते हुए भिखारन अतुल की बाहों में बेहोश हो जाती है। अतुल उसके मुंह पर पानी की छींटे मारता है कि भिखारन के भेष में उसका चेहरा पीला सोने की भांति चमकने दमकने लगता है। कितनी सौम्य और सुंदर है ये। जाने भाग्य ने इसे भिखारन की उपाधि कैसे दे दी। सुनो, क्या तुम ठीक हो? हाँ साहब। अतुल अपनी जेब टटोलते हुए पर्स से कुछ पैसे निकालकर भिखारन को दे देता है। ये लो, इससे कुछ खरीद कर खा लेना। शुक्रिया साहब। अतुल सारे रास्ते भिखारन के बारे में ही सोच रहा था। उसके मन में उस भिखारन की छवि गहरा आकार ले चुकी थी, जिस कारणवश अगली सुबह वह फिर मंदिर में माथा टेकने के बहाने आकर उस भिखारन को अक्सर पैसे देता। फिर एक रोज भिखारन उससे पूछती है, साहब पिछले 15 रोज से आप मुझे ही खा लेने का पेट भरने के लिए पैसे दे जाते हैं। मैं इसे क्या समझूं? आपकी नेक दिली या फिर आपका मुझ भिखारन के प्रति दया भाव? चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारे सारे सवालातों के जवाब मिल जाएंगे। अतुल उसे अपनी कार में सवार करके घूमता है। कई घंटे बीत जाते हैं। एक बात कहें, सवेरे से कैसे सांझ ढल गई पता ही नहीं चला। मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ सफर करके समय का एहसास नहीं होता। अतुल सुनसान सड़क पर कार रोककर हाथ बढ़ाकर पिया को बाहर बुलाकर हिचकते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम पिया है, मगर मेरी पहचान सिर्फ एक भिखारन की है। बचकाने में ही माता पिता को खो दिया, फिर पेट की आग बुझाने के पड़ाव ने भिखारन बना दिया। पिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमसे शादी करके जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। ये सुनकर भिखारन की आंखें डबडबा जाती हैं, जिसके बाद दोनों साधारण तौर से एक मंदिर में शादी करके दंपत्ति बनते हैं और अतुल पिया के साथ घर पहुंचता है, जहां दरवाजा खोलते ही सुनंदा के होशो हवास उड़ जाते हैं। ये तो वही भूखी भिखारन है जो मंदिर के बाहर मुझसे टकराई थी। माँ, अब से पिया भिखारन नहीं बल्कि आपकी बहू है। बौरा गया है क्या अतुल बेटा? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैं इस भिखारन को सातों काल में अपनी बहू नहीं स्वीकारूंगी। माँ, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने पिया को अपनी पत्नी स्वीकारा है। यही आपकी बहू है और भावी भविष्य में भी यही आपकी बहू रहेगी। ये सुनकर सुनंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह तिल मिलाकर पांव पटकते हुए कमरे में चली जाती है। मुझ बैरन के कारण आप माँ बेटे के बीच बात बिगड़ गई है। पिया, तुम खुद को दोषी करार मत दो। माँ भी गुस्से में है, शांत होने के बाद तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। अतुल पिया को कमरे में ले जाता है। अगली सुबह अतुल देर सवेर दफ्तर चला जाता है। सांझ को लौटता है। पिया, माँ तुम्हारे पास आई थी? जी नहीं, उन्होंने खुद को कल रात से ही कमरे में बंद किया हुआ है। ये लो, तुम्हारी खातिर कुछ सामान लाया हूँ। मैं माँ से मिलकर आता हूँ। अतुल के दरवाजा खटखटाते ही सुनंदा कहती है, दरवाजा खुला है अतुल। माँ, मेरी आंखों में देखिए, आपके बेटे की खुशी पिया के साथ है। उसे अपनी बहू मान लीजिए माँ। याद है, पिताजी अक्सर कहते थे कि किसी अनाथ यतीम का हाथ थामने वाला एक सर्वोत्तम शख्स कहलाता है। पिताजी के लिए ही पिया को बहू मान लीजिए माँ। अतुल, तू जानता है ना, तेरी आंखों में आंसू मुझे गवारा नहीं। ठीक है, मान लिया मैंने पिया को बहू। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। अतुल को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि उसकी माँ सुनंदा झूठा स्वैंग रच रही है। अगले दिन, माँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद, अरे ओ मेरी भिखारिन बहू, चल जल्दी से मेरा और मेरी बेटी न्यासा का खाना परोस।
अरे अब घूरती रहेगी या खाना देगी? जी परोसती हूँ। देख ले न्यासा बेटी, इस भिखारन ने कितना लंबा हाथ मारा। कहाँ तो कल तक मंदिर की सीढ़ियों में भिखारन का मैला कुचला भेष धरे रहती थी, और आज मेरे बेटे के बदौलत इसकी जात ही बदल गई है। कुछ देर बाद, अरे ओ मेरी भिखारन बहू, ये क्या बेवकूफी कर रही है? माँ जी, अपने लिए खाना परोस रही हूँ। मेरी भिखारन भाभी, ऑलरेडी पहले हमारा ये बचा कुचा खाना खाओ। न्यासा, ये तो जूठन है। वाह वाह, भिखारन से बहू बने 2 दिन भी नहीं हुए और नखरे करने लगे। अरे याद कर, जब भिखारन थी तो तुझे ये जूठन भी नसीब ना होता था। सच कह रही है सासू माँ, भला मुझ भिखारन की क्या औकात। पिया बिना बात आगे बढ़ाए अपनी सास और ननद का जूठन बटोर कर एक ही थाली में करके जैसे टेबल पर बैठने वाली होती है कि न्यासा एक एक कुर्सी पीछे सरकाती है। अब क्या हुआ न्यासा? अरे ओ मेरी भिखारन बहू, तेरी औकात इतने महंगे टेबल पर बैठकर खाने की नहीं है। ये थाली उठा और जमीन पर बैठकर खा। सास और ननद का बुरा बर्ताव देख पिया बिलखती हुई खाना खाती है। समय गुजर जाता है। दोनों माँ बेटी किसी न किसी बहाने पिया को उसकी बीती भिखारन की जिंदगी याद दिलाते, मगर एक रात सुनंदा तेज बुखार से तप रही होती है। तभी करहाने की आवाज सुनकर पिया उसके पास आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? अरे ओ मेरी भिखारन बहू, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। न्यासा, उठना बेटी। माँ, अभी आप बीमार हैं, आपके बगल में सोकर मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं कहीं और सोने जा रही हूँ। ये कहकर न्यासा हॉल में चली जाती है। बिना कुछ पूछे पिया सुगंधा के शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां करनी शुरू कर देती है। सारी रात कभी उसके पैर दबाती तो कभी सर। देखते ही देखते आधी रात का सफर सुबह में बदल जाता है। माँ जी, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? अपनी ही नजर में गया गिरा महसूस हो रहा है बहू। जिस बेटी को सैकड़ों पीड़ा का पड़ाव पार करके पैदा किया, पाला पोसा, कल उसने मुझे रोग के थाक में छोड़ दिया, और जिसे मैंने कूड़ा कीच कहा, उस बहू ने मुझे रोगों से उबारा। आज मैं बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि एक बड़े दिल वाली भिखारन मेरी बहू है। एक और बेटी का बुरा बर्ताव और बुरे दौर में बहू का दुख में साझा साथ सुनंदा में बड़ा बदलाव ला चुका था, जिसके बाद सुनंदा ने अपनी भिखारिन बहू को सदा के लिए स्वीकार कर लिया था। टीचर बहू स्टूडेंट सास। जहां देश आगे बढ़ रहा है, आज भी कई ऐसे गांव हैं जो विकास और सोच में पिछड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गांव है सहरसा, जहां ना तो कोई विद्यालय है, ना ही शौचालय, ना ही कोई विकास, क्योंकि सरपंच की सोच ही ऐसी है। चलिए एक नजर उनकी सोच पर डालते हैं। अरे औरतों के कदम घर में शोभा देते हैं। समय के साथ साथ सभी शहरी बेशरम की हदें पार किए जा रही हैं। बहुओं को बाहर कामकाज करने पर भेजते हैं। ससुर के नाती जानते नहीं कि बहू बेटियां पतंग की जैसी होती हैं। जरा सी ढील दे दो तो हाथों से छूटने की कोशिश करती हैं। सरपंच जी, मेरे हिसाब से तो आपकी सोच सरासर गलत है। अरे ऐसा किस वेद पुराण में लिखा है कि बहुओं को बेड़ियों में बांध कर रखो? शायद आपके इसी सोच के चलते हमारा गांव सहरसा सारे गांव से पीछे छूटता जा रहा है। ये है कमला, जिसने शिक्षा के एक शब्द नहीं पढ़े, मगर उसकी सूझबूझ और सोच गांव में सबसे भिन्न है। शायद इसी सोच के मारे उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। एक सांझ जुगल शिक्षा के साथ गांव लौटता है। माँ, ये शिक्षा है। अरे तू इतने सहमे स्वर में क्यों बोल रहा है? शिक्षा के गले में पड़ा मंगलसूत्र और मांग में पड़ा सिंदूर साफ तौर से बयां कर रहा है कि ये मेरी बहू है। आपको हमारी शादी से कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे इस गवारों के गांव में शहर से शिक्षा आई है। शिक्षा अपनी सास का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी रहना शुरू करते हैं। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। फिर एक शाम। सासू माँ, सारा दिन आप एकदम खाली रहती हैं? बहू, सारा काम तो तू ही कर देती है, जिस कारणवश तेरी सास के पास घुइयां छीलने का भी काम नहीं। माँ जी, आप पढ़ना क्यों नहीं शुरू करती? अरे शिक्षा बहू बौरा गई है क्या? इस बुढ़ापे में मैं भला पढ़ लिख कर क्या करूंगी? सासू माँ, पढ़ने लिखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती।
अपने बीए पढ़ी हुई बहू का फायदा उठाइए। अगर आप पढ़ेंगी तो आपकी देखा देखी गाँव की औरत भी पढ़ाई के प्रति रुचि रखेंगी। हम दोनों सास बहू के इस शुरुआत से इस गांव में बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है मेरी टीचर बहू, अब से तू मेरी टीचर, मैं तेरी स्टूडेंट। कमला स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू शिक्षा से प्रत्येक सांझ पढ़ने लगती है, मगर जल्द ही इस बात से पूरे सहरसा गांव में सनसनी मच जाती है। कहीं औरतों की मंडली में बातें बनती हैं तो कहीं मर्दों के बीच। एक शाम जब दोनों सास बहू बाजार की ओर अग्रसर हो रही थीं, तो चंदा और झुमरी उन्हें रोककर कहती हैं, कहाँ जा रही है ये टीचर बहू और स्टूडेंट सास की सवारी? तनिक हम दिनों औरतन को भी स्वर व्यंजन का पाठ पढ़ाई दो बबुनी। शिक्षा झुमरी के स्वांग में आकर कहती है, हाँ हाँ झुमरी मौसी, क्यों नहीं, आप भी कल शाम को मेरे घर आ जाइएगा। मैं सासू माँ के साथ आपको भी पढ़ा दूंगी। धत्तेरे की बंद कर आपन बकैती। अरे कैसन सास है तू कमला, कहाँ तो के आपन बहुरिया पर ससुराल के शासन का दबदबा बनावल चाहत रहे, तू स्टूडेंट बनकर पढ़ाई के पाठ पढ़त है, शर्म नहीं आवत है? अरे जो करे शर्म उसके फूटे करम। अरे मैं तो कहती हूँ तुम सब भी पढ़ना शुरू कर दो। चल झुमरी, हमें नहीं पढ़ना कोई पाठ, सरपंच जी को खबर लग गई ना, सांस लेने पर आफत कर देंगे। सप्ताह भर के भीतर ही यह खबर सरपंच के पास पहुंचती है। अरे क्या हुआ रामुआ, तेरा मुंह कद्दू के जैसा काहे लटका है? सरपंच जी, कमला की बहू शिक्षा टीचर बनकर अपनी सास को पढ़ाई लिखाई में ट्रेंड कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो कल को हम सभी की मेहरियां भी कहीं शिक्षा आंदोलन न कर दें। शिक्षा का संक्षेपण सुनकर सरपंच का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सारे गांव समेत सास बहू के पास आता है। यह मैं क्या सुन रहा हूँ कमला, तुम अपनी बहू से पढ़ रही हो? अब मेरी बहू बीए पढ़ी लिखी है और मैं अंगूठा छाप, इसलिए वो अपने सास को पढ़ा कर काया पलट कर रही है। अरे तुम्हारी बेशर्म बहू की बदौलत अगर गांव की किसी भी दोगाई ने बगावत की तो भला नहीं होगा, इसलिए बंद करो ये। सरपंच जी, वो प्रचार नहीं सुना क्या आपने? पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सप्ताह भर के भीतर ये पढ़ाई लिखाई बंद नहीं की तो तुम दोनों सास बहू को उठाकर गांव की सीमा से बाहर फेंक दूंगा। सरपंच जी, आपके खोखले धमकियों से हम सास बहू नहीं डरने वाली, चाहे तो आप अपने एड़ी चोटी का जोर आजमा कर भी देख लीजिए। सास बहू के हौसले के सामने सरपंच के स्वर फीके पड़ जाते हैं और वो थक हार कर वहाँ से चला जाता है। इधर कमला रोजाना स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू से पढ़ाई की ट्रेनिंग लेने लगी थी। वेरी गुड माँ जी, आपने 2 दिन में ही संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण भी सीख लिया। अब एक उदाहरण देकर जरा मुझे क्रिया विशेषण समझाइए। ठीक है बहू। झुमरी झूम झूम कर सारे गांव में सास बहू की पढ़ाई की खबर फैलाती है। इसमें विशेषण है झुमरी का झूमर और क्रिया है खबर फैलाना। वाह मेरी स्टूडेंट सासू माँ, क्या सॉलिड एग्जाम्पल दिया है। वह दिन दूर नहीं जब तेरी सास पटर पटर अंग्रेजी के शब्द भी बोलेगी। कमला की पढ़ाई में बढ़ी रुचि और बदली बेहतरता को देखकर कल तक जो औरतें अपनी बुरे बोलबाले से उसे नीचे दिखाती थी, आज वो सास की सराहना करते नहीं थक रही थी। चंदा, लगता है हम बुरबकिये कर दीस। अरे कमला गोरी मेम के जैसे अंग्रेजी छाटे लागल है। अब तो हमरा भी मन करता है कि कमला बहू की शिक्षा की आड़ी बाड़ी में दाखिला ले लें। बेबाक बेअकल लुगाई, आड़ी बाड़ी में बच्चन पढ़ते हैं, शिक्षा की ट्रेनिंग टीचर कहते हैं। दोनों सास बहू शिक्षा के पास आकर पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि जाहिर करती हैं। अरे शिक्षा बहू, हम दोनों को भी पढ़ा दे। हाँ बहू, आज हमके बुझा गईल कि जीवन माँ शिक्षा का मूल सर्वोपरि है। तुम दोनों फिर से कोई स्वैंग तो नहीं रचा रही? अरे शिक्षा की देवी सरस्वती की सौगंध, हम पढ़े के चाहते हैं। हम कल रेडियो प्रसारण पर सुने रहे कि शिक्षा ही सफलता की सीढ़ी है। शिक्षा सच्ची लगन से तीनों को पढ़ाने लगती है। ऐसे कि कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रोज झुमरी को जाता देख उसका पति रमुआ कहता है, अरे झुमरी, इतना झूम झूम कर कहाँ जाते हैं? अरे हम कमला के पतोहू के पास पढ़े जाते हैं। ये सुनकर रमुआ गुस्से से बिलबिलाते हुए कहता है, अरे का बोलत है ससुरी, तो के भी वो कल मुही कमला के जैसन पाठ पढ़े के खुमारी चढ़त है रे।
तेरे कदम दहलीज से बाहर पड़े तो काट कर बोरी में भर दूंगा। बस, अरे हम औरत हैं तो हर हाथ के कठपुतली नहीं जो जब चाहे जैसन चाहे नचाओगे। बहुत बकैती सीख गई है तू। आज तो के दो मैं से एक को चुनैनी पड़ी। तोरे खातिर पढ़ाई जरूरी है कि पति? अरे एक औरत के आपन कोनो खुशी नहीं होते का? पहले मायके के मान मर्यादा, फिर ब्याह के बाद ससुराल और सास के शासन और अंत में पति के प्रताड़न। हर जन ऊके पिंजरा में कैद करे चाहत है का औरत के उड़ान भरे का हक नहीं? झुमरी का सच्चा संक्षेपण रमुआ को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देता है। अब धीरे धीरे गांव की सभी सास स्टूडेंट बनकर शिक्षा से पढ़ लिख कर सही फैसले लेना सीख जाती हैं, जिसे देख सरपंच सभी को सभा में बुलाता है। शिक्षा, मैं तुम्हारे हौसले की सराहना करता हूँ। तुमने न सिर्फ मेरी सोच बल्कि इस पिछड़े गांव समेत पतियों के पर भी काट कर रख दिए। मैं कुछ समझी नहीं सरपंच जी। सहरसा में तुम्हारे आने से पहले मुझ सरपंच के पास आए दिन गांव के दंपत्ति के कलेशों का दुखड़ा धंधा आता था, मगर सचमुच ये शिक्षा का ही प्रभाव है कि गांव की सभी औरतों के शब्द सयानों में हो गए हैं। साथ ही उनका पतियों का झूठा पुरुषार्थ भी जड़ से खत्म हो गया है। अब सहरसा गांव में विद्यालय होगा जहां की टीचर तुम होगी शिक्षा। ये खुशखबरी सुनकर गांव की सभी स्टूडेंट सास से लेकर उनकी बहू स्टूडेंट भी शिक्षा को बधाई देती हैं। दोस्तों, कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, उसके लिए छोटे कदमों से शुरुआत करनी पड़ती है, जो शिक्षा और उसकी सास ने किया था, जिसके चलते आज अब तक कल का पिछड़ा हुआ सहरसा आज पढ़े लिखे की श्रेणी में शुमार है। 5 गरीब बहनों के जादुई बाल। 20 वर्षीय शीतल अपनी 4 छोटी बहन रावी, कुंतल, धारा, शिवी के संग बसंतपुर गांव की सीमा में रहती थी। उन 5 बहनों के सुंदर स्वरूप के साथ उनके बाल बेहद लंबे, घने और काले थे। वो बेहद ही छोटी थी जब उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और सारी जिम्मेदारी शीतल के सिर पर आ गई। कुंतल, दरवाजा भीतर से भेड़ लो, मैं काम पर जा रही हूँ। हम बहनों की भूख मिटाने के लिए आपको रोजाना मीलों का पड़ाव पैदल पार करना पड़ता है। इसके सिवाय मेरे पास दूजा कोई चारा भी तो नहीं बचा। मेरी बहन गांव वालों की दकियानुसी सोच के चलते ही मुझे इतनी दूर काम करने जाना पड़ता है। उस पर भी पहाड़ जितना परिश्रम के बावजूद चंद पैसे पल्ले पड़ते हैं, मगर फिर सोचती हूँ कि उससे मेरी बहनों का पेट तो पल जाता है। ये कहकर शीतल भोर सवेर काम के लिए निकल पड़ती है और काम करके सांझ को गांव में कदम धरती है, जहां केसरी कहती है, अरे देखो देखो चौबे भाई, भोर सवेर की गई सांझ में लौटत है छोकरिया। अरे जब बड़ी बहन ही बिगड़ैल है ससुरी, तो छोटी भी के बुरे बेबाक रंग में काहे नाही रंगाई। अरे सही कह रही हो तुम केसरी बहन। एक तो ये 5 मनहूस अपने माँ बाप को निकल गई, अब अपनी प्रदर्शनी करके हमारे गांव को बाजार बनाना चाहती हैं। छोटे सरकार, ये कैसा भद्दा लांछन लगा रहे हम बहनों पर। शुक्र मना कि अभी मेरे शब्द के बांट चल रहे हैं। अगर हथियार उठ गया तो 5 को ढेर कर दूंगा। पूरा गांव चौबे के बहकावे में आकर माँ पिता की अनाथ यतीम बहनों पर पथराव करके उन्हें गांव से खदेड़ देता है। खबरदार, जो आज के बाद तुम बदचलन बहनें बसंतपुर गांव में नजर भी आई तो। 5 बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पर चलने लगती हैं। तभी 15 साल की शिवी बोल पड़ती है, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? शीतल दीदी, अब तो हमारा बसेरा भी हम बहनों से छीन लिया गया, अब हम कहाँ जाएंगी? अपनी 4 छोटी बहनों की बातें सुनकर शीतल अपने मन में कहती है, उस चौबे ने चालाकी से हमें गांव से खदेड़ा है। बाबा, आज तुम्हारी बड़ी बेटी एकदम बलहीन महसूस कर रही है। अपनी बहनों के साथ दर दर भटक रही हूँ मैं। शीतल की नजर एक घने जंगल पर जा रुकती है। गहरे सांझ की सुगबुगाहट जंगल के प्रत्येक छोर में सिसिया रही थी। आज की रात हम 5 बहनें इस जंगल में ही अपना बसेरा बनाएंगी। जैसे ही 5 बहनें जंगल में आती हैं, एक विशाल चुड़ैल जामुन के वृक्ष पर बैठी होती है, जिसकी सूरत बेहद डरावनी थी। अरे वाह, एक साथ 5-5 शिकार मेरे मुंह में तो लार टपक रही है। इन 5 को एकाएक परोस कर दिलरुबा चुड़ैल अपनी पेट भरेगी। चुड़ैल पेड़ों पर छलांग लगाती ही उनके सामने आ खड़ी होती है। शीतल दीदी, चुड़ैल बचाओ। अरे ओ टन्नी चवन्नी, ज्यादा चीख मत वरना परिंदे जाग जाएंगे।
आजा मेरी भूख मिटा जा। चुड़ैल को शिवी की ओर बढ़ता देखकर शीतल सामने पड़ा खुरचा डंडा उठाकर उस चुड़ैल पर वार करती है, जिसके साथ चुड़ैल के होशो आवाज गुल हो जाते हैं। कहीं ये चुड़ैल मर तो नहीं गई? शीतल चारों ओर नजरें दौड़ाकर फौरन से पेड़ पौधे से फूल पत्तियां तोड़कर उनसे लेप बनाकर चुड़ैल के माथे पर जैसे ही लगाती है, एक तेजोमय स्वर्णिम प्रकाश पूरे जंगल को सराबोर कर देता है, जिसके साथ चुड़ैल का अक्ष एक देवी में बदल जाता है। अरे एकाएक के चंडाल चुड़ैल देवी में कैसे बदल गई? भयभीत ना हो, चुड़ैल का वो स्वरूप एक छलावा था। मैं जंगल की हूँ, कोई शख्स मेरे जंगल में प्रवेश करता है तो मैं चुड़ैल बनकर उसकी परीक्षा लेती हूँ। मैं इस जंगल की देवी हूँ, जो सदियों से इस जंगल की देखरेख कर रही हूँ। वन देवी, हम बहनों के पास कोई बसेरा नहीं, हमको इस जंगल में रहने की अनुमति दे दीजिए। बदले में हम पूरे जंगल की पहरेदारी भी करेंगी और प्रत्येक पेड़ पौधों की देखरेख भी करेंगी। तुम बहनों का हृदय हिम से भी अधिक श्वेत है। तुम्हारे लंबे केशों को देख मैं तुम्हें जादुई स्वर्णिम केश का वरदान देती हूँ। जैसे ही तुम स्वर्ण केश परिवर्तित कुरावाह मंत्र का जाप करोगी, तुम पांचों के बाल जादुई बाल में बदल जाएंगे और इस कंघी को जब तुम अपने बालों में लगाओगी तो एक के बाल से सोने के सिक्के, दूसरे से सोने के बिस्किट, तीसरे से सोने के गहने, चौथे से सोने के बाल और अंतिम से सोने के बर्तन बाहर निकलेंगे। जादुई बालों का भेद बताकर देवी अपने दाहिने हाथ को जैसे ही पांचों बहनों के बालों पर डालती हैं, एक तेज किरण प्रकाशित होकर उनके बालों को सोने के सांचे में ढाल देता है और देवी के ओझल होते ही उनके बाल साधारण हो जाते हैं। तभी कुंतल कहती है, अरे हमारे बाल तो फिर से साधारण हो गए। हम पांचों बहनों के बाल जादुई हैं या नहीं, इसका पुख्ता प्रमाण पता करने के लिए हमें उस मंत्र को दोहराना होगा। पांचों बहनें एक साथ उस मंत्र को दोहराती हैं। स्वर्ण केश परिवर्तित कुरुवाह। मंत्र के पूरा होते ही पांचों बहनों के बाल सिर से पांव तक खड़े सोने के सांचे में ढल जाते हैं। पांचों एकाएक एक दूसरे की कंघी करती हैं, जिसमें शीतल के जादुई बालों से सोने के सिक्के, कुंतल से सोने के बिस्किट, रावी से सोने के बर्तन, शिवी से सोने के गहने और धारा से सोने के बाल निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम पांचों बहनें सोने के बाल वाली बहनें बन गईं। चलो दीदी, इन सारे सोने को बेचकर इस जंगल में अपना आश्रय बनाते हैं। अब हम बहनें उस बुरे गांव बसंतपुर नहीं जाएंगे। इस जंगल की जमीन पर ही हम इन सोने को बेचकर बसेरा बनाएंगी। पांचों बहनें कोसों दूरी साध कर अपने जादुई बालों से मिले सारे सोने का सौदा सुनार से करके जंगल में बड़ा सा घर बनाकर रहने लगती हैं। एक सवेरे जंगल में एक लकड़हारा बैठा था, जिसे देख पांचों बहनें उसके पास आती हैं। काका, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। अरे गरीब लकड़हारा हूँ, कल बेटी का ब्याह है मगर पास में एक पैसा भी नहीं। हमें इनकी सहायता करनी होगी। पांचों बहनें पुनः उस मंत्र को दोहराती हैं। स्वर्ण केश परिवर्तित कुरुवाह। पांचों बहनों के जादुई स्वर्णिम बाल देखकर लकड़हारा स्तब्ध रह जाता है। अरे ये क्या? बाल सिर से पांव तक सोने से चमक दमक रहे हैं। अरे काका, ये कंघी हम बहनों के बालों में फेरिए, हमारे जादुई बाल ही आपकी बेटी की ब्याह का समाधान बनेगा। लकड़हारा एकाएक पांचों बहनों के जादुई बालों को कंघी से काटता है कि पूरी जमीन सोने, जेवर, बिस्किट, बर्तन, बाल और सिक्कों से सराबोर हो जाती है। ये सोने के गहने आप अपनी बेटी के ब्याह में उसे पहनाइएगा और ये सोने के बर्तन अपनी बेटी के विदाई में तोहफे के तौर पर दे देना। बाकी बचे खुचे इन सोने के सिक्के, बाल और बिस्किट को बेचकर बेटी के ब्याह के साथ आप अपने बुढ़ापे को आसानी से काट लेंगे। तुम पांचों का शुक्रिया बेटी। लकड़हारा सारा सोना उठाकर चल देता है। एक सुबह पांचों बहनें सैर के लिए जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं, एक बुजुर्ग बुढ़िया वहाँ बैठी होती है। अम्मा, आप ये जंगल के बाहर क्यों बैठी हो? मौत की मंजिल के आने की राह तक रही हूँ बेटी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस बढ़ते बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। भूख से बिलबिला रही हूँ। ऐसे में मौत ना मांगूं तो क्या करूं बेटी?
बुढ़िया का दुख देखकर पांचों अपने बालों से मदद मांगती हैं। स्वर्ण केश परिवर्तित कुरुवाहा। अम्मा, ये हम बहनों के जादुई बाल हैं। इस कंघी से आप जैसे ही हमारे बाल काढ़ोगी, आपको प्रत्येक बाल से अलग सांचे में सोना निकलता दिखेगा। बुढ़िया ऐसा ही करती है और उसकी झोली में खूब सारे सोने के सिक्के, बिस्किट, गहने, बाल और बर्तन मिलते हैं। जिसके बाद शिवी सयारे स्वर में कहती है, अम्मा, अब तुम्हें भविष्य में कभी भूखा ना रहना पड़ेगा। ये सारा सोना बेचकर तुम्हारा भावी भविष्य एकदम सुनहरा कटेगा। जुग जुग जियो बच्चियों, तुम पांचों बहनों के जादुई बालों की बहार को सदा बना कर रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इस तरह 5 बहनें अपनी जादुई बाल से न सिर्फ अपनी जीवनी को बसा चुकी थी, बल्कि गरीब भूखे दुखियारे लोगों की भरसक मदद किया करती थी, जिससे उनके जादुई सुनहरे बालों की बहार और ज्यादा बढ़ती जाती है। गरीब बहन वर्सेस अमीर भाई। ये कहानी है सागरपुर गांव में रहने वाले परिवार की, जिसमें भूपेंद्र और बिंदिया नाम के 2 भाई बहन अपनी अंधी माँ ममता के साथ रहते थे। पिता की मौत ने परिवार पर दुखों का बड़ा पहाड़ तोड़ा। ऐसे में 16 बरस की बिंदिया ईंट की भट्टी में मर्दों के बीच मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पाल रही थी। एक सांझ, क्या बात है, मेरा भाई भूपेंद्र इतना हताश क्यों है? जब मैं बच्चों को बस्ता लिए स्कूल जाता देखता हूँ तो मेरा मन भी स्कूल जाने का बड़ा मन करता है। ये सुनकर बिंदिया बेहद भावुक होकर कहती है, भूपेंद्र, मैं कल ही तुम्हारा दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराऊंगी। फिर तुम मन लगाकर पढ़ना। चाहे मुझे दिन रात कमर तोड़ मेहनत करके तुम्हें पढ़ाना पड़ा, तो भी तुम्हारी ये बड़ी बहन पीछे नहीं हटेगी। बिंदिया ने सारी बचत को भाई की शिक्षा में लगा दिया। सालों के समय के साथ भूपेंद्र की स्कूल की शिक्षा समाप्त हो गई। दीदी देखो, मैंने फर्स्ट क्लास से स्कूल की पढ़ाई समाप्त की है, मगर क्या? बोल मेरे भाई। मगर आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना होगा। एडमिशन में पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। अरे पगले, तू इतनी चिंता क्यों करता है? तेरी दीदी है ना, तू शहर जाने के लिए सामान बांध ले, तुझे पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह बिंदिया भट्टी के मालिक से कहती है, केवट काका, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मगर बिटिया, इतनी बड़ी रकम क्या जरूरत आन पड़ी है? भूपेंद्र की आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर भेजना है। मैं अपने भाई के भावी भविष्य को उज्जवल होता देखना चाहती हूँ। बिटिया तो बड़ी भोली है। बिटिया, भगवान तो जैसी बहन सबको दे। गरीब बहन बिंदिया भाई का भविष्य बनाने के लिए केवट की कर्जदार होकर भूपेंद्र को शहर भेजती है। वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम उठाकर पैसे जोड़ती और महीने के महीने भाई को मनी ऑर्डर भेजती। आखिरकार उस गरीब बहन के बलबूते तकरीबन 3 साल बाद भूपेंद्र को शहर में सरकारी नौकरी मिल जाती है और भूपेंद्र की काया पलट ही हो जाती है। आज भूपेंद्र देर रात सरकारी दफ्तर से लौट रहा था, तभी सड़क पर खड़ी शिमोना गाड़ी रोकने का इशारा करती है। प्लीज स्टॉप द कार। मे आई हेल्प यू? यस, आई थिंक ओनली यू कैन। दरअसल मेरी कार बंद पड़ गई है, रात काफी हो गई है। वैसे मेरा घर पास में ही है, आप चाहें तो वहाँ रुक सकती हैं। ओह थैंक यू। भूपेंद्र शिमोना को अपने घर ले आता। शिमोना भूपेंद्र का स्टेटस देखकर उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। वाओ, आपका बंगला तो बड़ा आलीशान है, शायद आप सरकारी मुलाजिम हैं। अरे वाह, सुंदरता के साथ साथ काफी शार्प माइंड है आपका। ये सुनकर दोनों ही स्तब्ध हो जाते हैं। शिमोना सामने से दोस्ती की पहल करती। समय के साथ दोस्ती प्यार में शुमार होकर उनके जीवन में दस्तक देती है। कुछ सप्ताह बाद भूपेंद्र शिमोना से डायमंड रिंग के साथ शादी की सोच साझा करता है। विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स, तुम जैसा रिच पर्सन मेरा पार्टनर बनेगा, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा। इधर भूपेंद्र शादी करके शिमोना के साथ सुनहरा जीवन जी रहा था, मगर वहाँ गरीब बहन राह निहार रही थी कि कब उसका अमीर भाई आकर उसे और उसकी अंधी माँ को संग ले जाएगा। आज भी बिंदिया देर रात दीवट पर बैठी रो रही थी। अरे बिंदिया, मेरी बेटी, तू रो रही है? नहीं तो माँ। बिंदिया, तेरी माँ अंधी है, बहरी नहीं। तेरी सिसकियाँ साफ तौर से सुन सकती हूँ। शायद शहर जाकर तेरा भाई अमीर होकर हमें भूल गया है। तू भी उसके आने की आस छोड़ दे। नहीं माँ, मेरा दिल कहता है कि भूपेंद्र बड़ा अफसर एक ना एक दिन जरूर आएगा। बिटिया, जब मैंने माँ होकर अपने कलेजे पर पत्थर धर लिया है तो तू उसे क्यों नहीं भुला सकती? माँ, भले ही तुम उसे भुला दो, मगर मेरा भाई इस गरीब बहन के दिल से कभी नहीं बिछड़ेगा। दिन, सप्ताह, महीने और महीना साल भर में बदल जाता है। बिंदिया रोजाना आस लगाकर भाई का रास्ता निहारती। तभी एक सवेरे एक लंबी चौड़ी काली कार से कोट पैंट का पहनावा पहने भूपेंद्र और शिमोना बाहर निकलते हैं।
ये देख बिंदिया की आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है और नंगे पांव दौड़कर उसके गले लग जाती है। मेरा भाई, तू लौट आया। पूरे 7 बरस बाद इस गरीब बहन को तेरी सूरत देखना नसीब हुआ है। अरे दूर हटिए, इतनी भी क्या होड़ हो रखी थी। गले पड़ गई लाख रुपए के लिबास की जात बदल कर रख दी। भूपेंद्र, कौन है ये बेकल बहन जी? इसके कपड़े तो देखो, इससे लाख गुना बेहतर कपड़े तो हमारे घर की बाई पहनती है। बदकिस्मती से ये मेरी बहन है, कहते भी शर्म आ रही है। भूपेंद्र की बोली बिंदिया के कलेजे को तीर की तरह भेदती है। तभी ममता कहती है, भूपेंद्र, शायद तू भूल रहा है कि जिस अमीरी बखान तू कर रहा है ये तेरी गरीब बहन के बदौलत ही है। अगर वह मेहनत ना करती तो तू यहाँ ना होता। माँ, इस अमीरी के मुकाम पर मैं अपनी बदौलत पहुँचा हूँ। बचपन से अब तक इन्होंने जितने पैसे मेरी पढ़ाई पर लगाए हैं उससे 4 गुना ज्यादा मेरी महीने की सैलरी है। माँ, कहो तो चेक दूं? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए भाई। इस गरीब बहन को सुदामा समझकर ही भीतर चल मेरे भाई। सभी एक साथ अंदर आते हैं। सांझ को खा पी चुकने के बाद बिंदिया सभी का बिस्तर लगाती है। तभी भूपेंद्र नाक बाहों सिकोड़ कर कहता है, ये क्या जीजी, मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं, मैं मखमल के बिछौने पर सोता हूँ। एक तो इस बहन जी ने खाने में हमें घास फूस खिलाया, ऊपर से जमीन पर सुलाएंगी। तुम देहाती लोग ऐसे करते हो खातिरदारी। भूपेंद्र, तू अपना मन इतना मत बिगाड़, मैं अभी इस बिछौने को मखमल सा बना देती हूँ। बिंदिया अपने हिस्से का बिछौने से भूपेंद्र के लिए गद्देदार बिस्तर लगाती है, मगर खुद सर्द फर्श पर सारी रात ठिठुरती है। ऐसे ही समय बीत रहा है। उस सवेरे जब बिंदिया भट्टी की ओर बढ़ रही थी तो उसका गांव का बिगड़ैल बेपाक लाखन उसको छेड़ते हुए कहता है, अरे ओ मेरी रसमलाई, हाँ जरा रुको तो, इतना मटक मटक कर कहाँ चल दी सवेरे सवेरे सवारी? हाँ? एकाएक लाखन उसका हाथ पकड़ लेता है। लाखन, मेरी कलाई छोड़। अरे मेरी रस भरी रानी, किसी को न किसी को तो तुम्हारी कलाई पकड़नी पड़ेगी। अरे उम्र ढलती जा रही है, जरा तो अपनी जवानी पर तरस खाओ। लाखन उसे जोर जबरदस्ती पर उतारू हो जाता है। तभी ऐन मौके पर भूपेंद्र वहाँ आकर बौखलाकर उसे खूब पीटता है कि केवट कहता है, कमीने, आज मैं तुझे इसी जमीन में गाड़ दूंगा। बस कर भूपेंद्र, ये भिड़ंत करके क्या साबित करना चाहता है तू? और कितने से भिड़ेगा अपनी बहन के लिए? अरे सयानी लड़की पत्थर की सिल के जैसी होती है। आज अगर तेरे पिता जिंदा होते तो ब्याह हो चुका होता इसका, मगर इस गरीब बहन की गलती इतनी है कि इसने अपने भाई के भविष्य को संवारने में हर बोझ तकलीफ सही, और इसलिए गांव के गुंडे मुस्तंडे इसे अपनी जागीर बनाना चाहते हैं। केवट की कड़वी बातें भूपेंद्र के मन को इस कदर भेदती हैं कि उसका अभिमानी सर शर्म से झुक जाता है। दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे आपने तो इस भाई के लिए बड़ी बहन से बढ़कर किया, मगर मैं मंद बुद्धि आपकी जिम्मेदारी उठाने के बजाय आपको कितना कुछ सुनाया। मगर अब ये भाई अपनी बहन की शादी उतनी शानो शौकत से करेगा कि दुनिया देखेगी। भूपेंद्र अपने भरसक कोशिश से बहन के ब्याह के लिए सैकड़ों रिश्ते देखता है। अंत में वह अपने शहर में रहने वाले अपने सर्वप्रिय मित्र से उसकी शादी कर देता है और अंत में कहता है, जाओ दीदी, आज से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। सजना के घर जाकर अपने इस भाई को भूल मत जाना। विदाई की बेला पर बिंदिया अपने भाई के सीने से सटकर फूट फूट कर रोती है। अब दोनों भाई बहन एक समान रईस हो चुके थे। दोनों की जीवनी चांदी सोने के समान कट रही थी। सच है साथियों, अक्सर लोग रुतबा बदलने के बाद रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं, मगर याद रखिए, इंसान का सिर्फ स्टेटस ही सब कुछ नहीं, पारिवारिक प्यार की साझेदारी सर्वोपरि धन है। पैसा परिवार का मोल कभी नहीं चुका सकता।